हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, समझेंगे वन बाय वन कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, कौन कौन सी मेजर इसके अंदर आती है और उनका भी क्या क्या यूजेस है और कैसे उनको आगे हम पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आज बेसिक हम समझेंगे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, कितनी इसकी मापें हैं और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको पूरा कोर्स आपका करवाने वाला हूँ और चलो शुरू करते हैं। बात यहाँ पे क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सबसे पहले समझना क्या है हमें कि ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। क्या समझना है कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। सेंट्रल का मतलब समझ लिया केंद्रीय, और टेंडेंसी का मतलब प्रवृत्ति हो गया। सेंट्रल का मतलब यहाँ पे क्या निकल के आया, सेंट्रल का अगर मतलब आप समझोगे तो बिल्कुल सेंटर, और प्रवृत्ति या टेंडेंसी का मतलब आ गया यहाँ पे नेचर या प्रवृत्ति आप जिसको बोलते हैं। ठीक है, मैं इसको स्कैटर डायग्राम से समझाता हूं आपको। ठीक है, एक स्कैटर डायग्राम क्या होता है मैं पहले लिख देता हूं, स्कैटर डायग्राम। ठीक है, स्कैटर डायग्राम एक है। ठीक, आपको नोट्स के अंदर जो आपका कोर्स है, ठीक है, कोर्स के अंदर क्या रहेगा, नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्कैटर डायग्राम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी और नेचर। तो स्कैटर डायग्राम क्या होता है, देखो इस तरीके का एक ग्राफ होता है जिसको हम स्कैटर डायग्राम कहते हैं। उसमें इस तरीके से क्या होते हैं, डॉट्स बने हुए आते हैं। क्या होते हैं, इस तरीके से डॉट्स बने हुए रहते हैं। इसको बोलते हैं स्कैटर डायग्राम। ठीक है, इसको बोलते हैं स्कैटर डायग्राम। आई थिंक अच्छे से दिख रहा होगा आपको, क्लियर है? हाँ ठीक है, दिख रहा है। ये आपका स्कैटर डायग्राम है। ठीक है, स्कैटर डायग्राम से हम समझते हैं सेंट्रल टेंडेंसी को। देखो सेंट्रल टेंडेंसी को समझने से पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे क्लास के अंदर पूरी क्लास है, आप मान लो 10वीं आप 10th क्लास भी पढ़ के आए हो, 12th क्लास भी पढ़ के आए हो, स्कूलिंग आपने की है। तो स्कूल के अंदर क्या होता है, एक मॉनिटर होता था। ठीक है, मॉनिटर का मतलब क्या होता है कि अगर टीचर नहीं है तो पूरी क्लास को वही संभालता था, पूरी क्लास को वही रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, फिर टीचर आता था, टीचर बच्चों को नहीं बुला के मॉनिटर को बुलाते थे कि चलो बताओ आज दिन भर में बच्चों ने क्या किया, तुमने क्या क्या करवाया, क्या था उसका मतलब। वो जो मॉनिटर है वो पूरी क्लास को क्या कर देता था, रिप्रेजेंट कर देता था। तो वो मॉनिटर क्या हो गया, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब कि वो जो मॉनिटर है वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। टीचर जब आके पूछ रहा है तो सिर्फ उसी को बुला के पूछ रहा है कि चलो दिन भर में क्या क्या एक्टिविटीज बच्चों ने की है, कौन मस्ती कर रहा था, कौन पढ़ रहा था, ये मतलब कि वो बच्चा पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यहाँ देखो स्कैटर डायग्राम क्या बताता है कि इस डायग्राम के अंदर यहाँ बहुत सारे क्या है, ये बहुत सारे क्या है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, आंकड़े हैं। ये बहुत सारे क्या है, आंकड़े हैं, या हम बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से आंकड़े हैं। इन आंकड़ों में एक ऐसा आंकड़ा है, मीन्स एक ऐसी एक वैल्यू है, सेंट्रल वैल्यू या केंद्रीय मान। एक ऐसी या एक केंद्रीय मान है यहाँ पे। ठीक है, बीच में एक बिल्कुल सेंटर वैल्यू केंद्रीय मान है जो इन सभी आंकड़ों को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इन सभी आंकड़ों को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक ऐसी वैल्यू जो सभी आंकड़ों को रिप्रेजेंट कर रही है। बीच में एक ऐसी सेंटर वैल्यू है जो इन सभी आंकड़ों को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि मैंने बोला कि क्लास में 100 बच्चे हैं, उसमें से एक मॉनिटर है, तो वो एक बच्चा क्या करेगा, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। मान लो आपको स्टेज पे बुलाया तो सारे बच्चों को बुलाने इतना टाइम नहीं है, तो उस एक ही बच्चे को बुला लेंगे, बताओ कि तुम्हारी क्लास के अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्या नहीं होता है। तो वो एक बच्चा पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर देता है। क्लियर है? जैसे मैं बताऊं, अपने देश के प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो अपने पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वो एक व्यक्ति सिर्फ हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री है, जो हमारे पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे सेंट्रल टेंडेंसी, ऐसा समझ लीजिए। तो इन सभी आंकड़ों में एक ऐसा आंकड़ा है जो डाटा है, जो पूरे डाटा को, इन सभी आंकड़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हम बोलते थे सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब कि ये जो सेंटर पॉइंट है, ये जो सेंटर पॉइंट है क्या कहलाता है, सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। क्या कहलाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाती है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बोल सकते हैं इसको, केंद्रीय प्रवृत्ति शो करता है। ठीक है, और इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, एवरेज भी कहेंगे। इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, एवरेज या औसत भी इसको कहा जाता है। और इसी पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, लोकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, या तो यहां से आपको क्या समझ में आया, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये हो गया कि ऐसी वैल्यू जो इन सभी आंकड़ों को रिप्रेजेंट करती है, वो वैल्यू क्या कहलाती है, केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाती है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाती है, या एवरेज कहलाती है, या मेजर ऑफ लोकेशन कहलाती है।
तो सेंट्रल टेंडेंसी के और भी नाम है, क्या है इसको, और क्या कहा जाता है इसको, मेजर ऑफ एवरेज भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, मेजर ऑफ एवरेज, मतलब मेजर ऑफ एवरेज भी इसको कैसे कहते हैं, मतलब औसत भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, औसत भी कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, मेजर ऑफ लोकेशन, मेजर ऑफ लोकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या बताता है, लोकेशन ही तो बता रहा है कि ऐसी लोकेशन जो चारों तरफ से सभी को बराबर बांट रही है, बराबर क्या कर रही है, प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं रास्ते में चलते एक चौराहा आता है, चौराहे पे बीच सेंटर में एक मूर्ति लगी हुई होती, तो वो जो मूर्ति वो लोकेशन क्या करती है, चारों तरफ की जो जगह है उसको क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है ना। उसी तरीके से सेंटर में एक वैल्यू होती है जो सभी आंकड़ों को रिप्रेजेंट करती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी कह देते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, सब कुछ नोट्स में दिया रहता है। मतलब क्या हो गया, ऐसी वैल्यू जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशंस को रिप्रेजेंट करे उसको हम क्या कह देते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं, या डेफिनेशन लिखना हो तो मैं बता भी देता हूं क्या है डेफिनेशन। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, ए वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसी वैल्यू जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशंस को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, ऐसी वैल्यू जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशंस को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, यहां पे मैं हिंदी में लिखूं तो क्या हो जाएगा, ऐसी संख्या जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशंस की संख्याओं को प्रदर्शित करती है, वो क्या कहलाती है, औसत कहलाती है। ठीक है, मैंने बताया वही चीजें, तो डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि नोट्स के अंदर सब कुछ मिल जाता है। ठीक, अब इसकी मापे की बात करते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, मापे क्या है। ठीक है, मेजर्स की बात करें कि इसकी मेजर्स क्या है, मापे क्या है सेंट्रल टेंडेंसी की। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर्स क्या है, मापे क्या है। तो इसकी टोटल जो माप होती है 5 माप होती है, याद रखना, देयर आर 5 मेजर। कितनी होती है टोटल, 5 इसकी माप होती है। ठीक, पहली माप होती है क्या, एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन मीन्स समांतर माध्य, समांतर माध्य। सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि आपके इसमें सिर्फ अगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉपिक दे दिया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कि आपको पूरा पढ़ना है। तो अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य। दूसरी जो मेजर होती है वो क्या होती है, अरिथमेटिक मीन की बात वो होती है मीडियन। मीडियन को क्या कहते हैं, मीडियन मीन्स माध्यिका, मीडियन मीन्स हो गया माध्यिका। तीसरी माप है आपकी मोड, मोड को क्या कहा जाता है, बहुलक, बहुलक। ठीक है, चौथी माप होती है जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन मतलब गुणोत्तर माध्य। ठीक है, और पांचवी माप होती है हार्मोनिक मीन, मीन्स हरात्मक माध्य। ये 5 में है। तो सिंपल क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की कितनी मापें हैं, कितनी मेजर्स हैं, तो देयर आर 5 मेजर। कितनी माप होती है, 5 मेजर माप होती है। कौन कौन सी, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। क्लियर है, ये इतना आपको बेसिक चीजें याद रखनी है कि कितनी मापें हैं, 5 मापें। पांचों के बारे में पढ़ाएंगे भी सही, डिटेल में भी पढ़ेंगे क्या होती है। अब बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के कैरेक्टर। अब यहाँ पे समझ लेना, मेरी बात ध्यान से समझना, क्या समझना कि ये 5 क्या है, क्या समझोगे यहाँ पे कि ये जो 5 है ये क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी के 5 बेटे हैं। बात को समझना, समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये जो 5 आपको दिख रहे हैं ना, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन,
समांतर माध्यिका, बहुलक, गुणोत्तर धारात्मक, ये क्या है, इस केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है या सेंट्रल टेंडेंसी है उसके 5 ये बेटे हैं, पुत्र हैं, ठीक है, ऐसा याद रखना तो इजीली समझ में आएगा। अब सेंट्रल टेंडेंसी की हम देखते हैं विशेषता, क्या देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। लक्षण लिख लो यार, ठीक है, लक्षण देखते हैं, कैरेक्टर्स क्या होते हैं इसके। तो इसके जो कैरेक्टर मतलब क्या है, मेरी बात को समझना कि ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है, ये क्या, मैंने क्या बोला, ये है पिताजी, क्या है, पिताजी, किनका, इन 5 बेटों का। कौन से 5 बेट, जो अभी हमने पढ़े, अर्थमेटिक मीन, मीडियन मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, पिताजी है, ठीक है। और पिताजी चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, पिताजी चाह रहे हैं कि जो मेरे 5 बेटे हैं उनमें क्या लक्षण होने चाहिए। बात को समझना, मजा आएगा। सेंट्रल टेंडेंसी पिताजी है, वो बोल रहे हैं कि मेरे जो 5 बच्चे हैं, इन 5 बच्चे में ऐसे 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 लक्षण होना चाहिए। होंगे नहीं होंगे जब हम पढ़ेंगे तब बात की बात है ना, ठीक है। हर बच्चों के माँ बाप क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा में अच्छे संस्कार होना चाहिए, अच्छे से पढ़ा लिखा होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए, बड़ों का आदर करना वाला होना चाहिए। तो वैसे ही सेंट्रल टेंडेंसी भी क्या चाह रहा है कि मेरे जो 5 बच्चे हैं, अर्थमेटिक मीन, मीडियन मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, उनमें ऐसे कैरेक्टर होना चाहिए। कैसे, अभी बात करेंगे, होंगे नहीं होंगे बात की बात है। तो कैसे कैरेक्टर होना चाहिए, कैरेक्टर नंबर 1, ठीक है, इट शुड बी इजीली डिफाइंड। मतलब इट शुड बी इजीली डिफाइंड मीन्स आसानी से परिभाषित किया जा सके, परिभाषित होनी चाहिए, ठीक है, यह आसानी से परिभाषित होनी चाहिए। मतलब इनके जो 5 बेटे हैं वो आसानी से परिभाषित होनी चाहिए, इजीली डिफाइन कर सके उनको, ठीक है, कि हम, मेरा जो बेटा है बहुत ही सिंपल है, सीधा है। तो मतलब कि ये जो माप है सेंट्रल टेंडेंसी की, वो क्या होनी चाहिए, इजीली डिफाइन होनी चाहिए, मतलब आसानी से परिभाषित हो जाए, ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। अब होगी नहीं होगी बात की बात है ना। जब हम आगे डिस्कस करेंगे इनके बारे में, पर्टिकुलर में हम आपको पढ़ेंगे, पर्टिकुलर मेजर को पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि भाई ये कैरेक्टर इनके अंदर है कि नहीं है, कि कोई गुटखा खाता, बीड़ी सिगरेट तो नहीं पीता है। तो ये चीज है। दूसरा है इट शुड बी easily calculate and understand, ठीक है। मतलब दूसरा माप क्या बोल रहे हैं, पिताजी क्या बोल रहे हैं कि मेरे जो बेटे हैं यह आसानी से, मतलब यह नहीं, इनकी लिखो, इनकी आसानी से गणना और समझ में आना चाहिए। मतलब इनकी आसानी से गणना की जा सके, इनकी आसानी से गणना, कैलकुलेशन मतलब गणना की जा सके, और ये आसानी से समझ में आना चाहिए। मतलब कि मेरे जो बेटे कैसे होने चाहिए, जिनको आसानी, जो गुटखा नहीं खा रहा हो, बीड़ी नहीं पी रहा हो, सिगरेट नहीं पी रहा हो, ऐसे होना चाहिए। अब क्या पता वो पी रहे कि नहीं पी रहे, बात की बात है ना। तो पिताजी बोल रहे हैं कि इट शुड बी इजीली कैलकुलेटेड एंड अंडरस्टैंड, आसानी से इसकी गणना की जा सके और ये आसानी से समझ में आए, ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। ये 2 कैरेक्टर हो गए। तीसरे कैरेक्टर की बात करते हैं। तीसरा कैरेक्टर क्या है, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, मतलब कि ये सभी के साथ अच्छे से घुल मिल जाए, यह सभी आंकड़ों पर निर्भर
होनी चाहिए। जितनी भी मापें हैं वो सभी आंकड़ों पर निर्भर होनी चाहिए। जैसे मान लो 1, 2 और 3 दिया है तो तीनों आंकड़ों का इस्तेमाल होना चाहिए कैलकुलेशन में, तीनों आंकड़ों का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन जब हम मीडियन निकालते हैं, देखे ना 1, 2, 3 हमें डाटा दे दिया, हम मीडियन निकालते हैं तो क्या बोलते हैं, बीच की जो वैल्यू होती है वो मीडियन होती है। तो यहाँ पे तीनों आंकड़ों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, मतलब ये कैरेक्टर मीडियन फॉलो नहीं करती है। मतलब इनमें से एक बेटा ऐसा है जो इस बात को पिताजी चाह रहे हैं कि वो सभी आंकड़ों पर निर्भर होना चाहिए, लेकिन एक बेटा ऐसा है जो बोल रहा है कि मैं तो नहीं करूंगा सभी पे निर्भर। तो लेकिन पिताजी चाह रहे हैं, तो पिताजी चाह रहे हैं तो पहले उनको देख लें पिताजी क्या चाह रहे हैं, बाकी बेटे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में। तो पिताजी क्या चाह रहे हैं कि सभी आंकड़ों पर निर्भर होना चाहिए, सभी देखिए बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन, सभी आंकड़ों पर निर्भर होना चाहिए। ठीक है। चौथा, इट शुड बी लिस्ट फ्लक्चुएशन, it should be list fluctuation by sampling error, list fluctuation by sampling। ठीक है, मतलब क्या है कि जो सैंपलिंग के से एरर आती है उससे कम प्रभावित होनी चाहिए। ठीक है, सैंपल से। ठीक है, ये लिख देता हूं कि सैंपलिंग से जो त्रुटि होती है, त्रुटि कम से कम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। सैंपलिंग से जो त्रुटि होती है वो कम से कम होनी चाहिए। अब सैंपलिंग से त्रुटि कैसी, जैसे मेरी बात सुनो, हम क्या करते हैं कि अगर मान लो 100 बच्चे हैं क्लास के अंदर, ठीक है, उनमें से अगर 10 बच्चों को लेके मैंने टेस्ट लिया, ठीक है, अगर 10 ही बच्चों को लेके टेस्ट लिया, इनमें से एक बच्चा ए है जो 99 मतलब 90 मार्क्स लेके आ गया, तो हमने बोल दिया ए जो है वो क्लास का टॉपर है। लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ 10 ही बच्चों को लिया है। अगर 100 बच्चे को लेके करते, मान लो हो सकता है इसमें से एक बंदा बी है जो 95 मार्क्स लेके आ जाए, तो वो ज्यादा वो इंटेलिजेंट कहलाएगा। इसलिए सैंपल जब हम सैंपलिंग करते हैं तो सैंपलिंग से त्रुटि कम से कम होनी चाहिए। तो देखो, जो मेजर, मतलब मैंने बोला कि जो बच्चा सभी आंकड़ों पर निर्भर होगा, सभी आंकड़ों को मतलब जिनमें सभी आंकड़ों का इस्तेमाल होगा, वहां पे त्रुटि क्या होगी, 0, शून्य त्रुटि हो जाएगी। क्योंकि सभी को लेके करेंगे तो हमें पता है कि बी वाला टॉपर आ रहा है, लेकिन 10 उनमें से 100 में से 10 ही बच्चों को सिलेक्ट करके लिया तो ए वाला आ रहा है, तो हम इसको क्लास का टॉपर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है 100 को लेके करते तो कोई और बच्चा ज्यादा मार्क्स लेके आता। इसलिए ये चाह रहा है पिताजी कि हमारी जो मेजर है वो सभी आंकड़ों पर निर्भर होनी चाहिए। जब सभी आंकड़ों पर निर्भर होगी तो ये त्रुटि क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी या कम से कम हो जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट हमेशा साथ में रहेंगे। ठीक है, समझ में आए पिताजी की बात? चलो 5वीं बात पे आते हैं, इट शुड बी। 5वीं बात है, क्या बोल रहा है, इट शुड बी कैपेबल, इट शुड बी कैपेबल फॉर फर्दर कैलकुलेशन, फर्दर कैलकुलेशन। इनकी आगे गणितीय गणना होनी चाहिए। पिताजी क्या चाह रहे हैं कि इनकी आगे गणितीय गणना होनी चाहिए। मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपने कैलकुलेट करके x बार निकाल लिया, ठीक है, मान लो एक सीरीज है n1, इसका आपने x1 बार निकाल लिया, एक और सीरीज है n2, उसका आपने x बार निकाल लिया x2। अब ये तो हो गया, यहाँ पे x बार निकल के आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो ये बोल रहा आगे कैलकुलेशन होने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब क्या है आगे कैलकुलेशन होने की क्षमता का मतलब ये है कि ये x1 आपका फाइनल आंसर आ गया, ये दूसरी सीरीज का x2 फाइनल आंसर आ गया। क्या इन दोनों को जोड़ के हम और आगे एक कैलकुलेशन करके x बार निकाल सकते हैं? अगर यही चाह रहा है पिताजी कि ऐसा हम कर पाए, ऐसी होनी चाहिए हमारी मेजर, तो x बार मतलब अर्थमेटिक मीन तो करता है, बाकी करता है नहीं करता है बात की बात है। ठीक है, मतलब कि आगे इनमें कैलकुलेशन होना चाहिए। मान लो एक का आंसर आ गया, दूसरे का आंसर आ गया, तो उन दोनों के आंसर को आगे हम जोड़ के कुछ नया आंसर निकाल सकते हैं क्या? वो होना चाहिए। अब होता है नहीं होता है बात की बात है। तो ये 5 कैरेक्टर हो गए। 5 कैरेक्टर के बाद एक कैरेक्टर और है, ठीक है, एक कैरेक्टर और है। कौन सा एक कैरेक्टर? छठा कैरेक्टर है, क्या है? इट शुड नॉट, it should not be, it should not be affected by, it should not be affected by extreme value, extreme value।
अब सबसे पहले समझना पड़ेगा एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या होता है। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन। जैसे मान लो ये सबसे छोटा, मान लो ये सीरीज मैंने ले ली यहाँ पे 200, 500, 200 और 1000। तो जो सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन और सबसे जो बड़ा ऑब्जर्वेशन होता है उसको बोला जाता है एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, या तो ये अगर ऐसा डाटा दिया है तो, या फिर ऐसा लिखा जाए लेस देन 5, 5 to 10, 10 to 15 और मोर देन 15। अब ये देखो यहाँ पे लेस देन छोटा कितना ऑब्जर्वेशन ये भी नहीं पता, 15 से बड़ा कितना है ये भी नहीं पता, तो ये क्या है, ओपन इन क्लासेस है, तो इसको भी बोलते हैं एक्सट्रीम क्लासेस। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, जब हम सारे ऑब्जर्वेशन को लेके चलते हैं, सारे ऑब्जर्वेशन को लेके चलेंगे तो ये दोनों का पता होना जरूरी है। जब इन दोनों का पता नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, और इन दोनों का पता है तो वो कम से कम अफेक्ट करेगा। तो एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब आप समझ गए, सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन, उसको हम एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं। तो क्या होना चाहिए, एक्सट्रीम वैल्यू से कम प्रभावित होना चाहिए। ठीक है, जो एक्सट्रीम वैल्यू है, एक्सट्रीम मान से प्रभावित नहीं होना चाहिए, प्रभावित नहीं होनी चाहिए। समझ गए बात को। ये 6 कैरेक्टर है, मतलब पिताजी चाह रहे हैं कि मेरे बच्चों में ये 6 गुण होने चाहिए। अब किस बच्चे में ये गुण है, किस बच्चे में ये गुण नहीं है, जब हम आगे इन बच्चों के बारे में, मतलब माप के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब अर्थमेटिक मीन, मीडियन मोड और इनके बारे में, जिनके अंदर ये कैरेक्टर होंगे सारे के सारे नहीं तो मतलब जिसमें ज्यादा कैरेक्टर होंगे। जैसे मान लो कोई बच्चा है जिसके अंदर 6 में से 5 कैरेक्टर है और बाकी में 2 या 3 कैरेक्टर ही है, तो वो बच्चा क्या कहलाएगा, सबसे अच्छा बच्चा कहलाता है, वो आदर्श बच्चा कहलाता है। पिताजी का सबसे चहेता बच्चा, जो पिताजी की हर बात मानता है, वो हर कैरेक्टर उसके अंदर है पिताजी के, उसको आदर्श बोला जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि सेंट्रल टेंडेंसी की कौन सी ऐसी माप है जो आदर्श माप कहलाती है। तो आदर्श माप कब कहलाएगी, जब पिताजी के जो कैरेक्टर है वो उसके अंदर, बच्चे के अंदर होना चाहिए, जब होंगे तो वो आदर्श माप कहलाएगी। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें यही था कि अर्थ में सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में डिस्कस किया हमने, 5 मापें थी और क्या कैरेक्टर होने चाहिए। अब हम कल जो लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन के बारे में, अरिथमेटिक मीन के बारे में। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।